Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. Swelling in scrotum. स्क्रोटम में स्वेलिंग, सबसे पहला बात है, स्क्रोटम क्या है? मेल जेनाइटल ऑर्गन का पार्ट है। इस स्क्रोटम में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह स्क्रोटम मेल जेनाइटल्स का एक पार्ट है और यह इस स्क्रोटम में टेस्टिस रहते हैं जो कि एक गोनाड बोलते हैं। आइए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस टेस्टिस का जो बाहरी लेयर होता है वो स्किन से बना होता है और इसके अंदर जो स्किन के जो डर्मिस, एडिपोज टिश्यू, मस्कुलरिस वो सब होते हैं। इसके बाद ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आपका टुनका वेजाइनलिस होता है। टुनका वेजाइनलिस में कुछ फ्लूइड होता है, पानी होता है, ट्रांसपेरेंट वाटर, जो पेरिटोनियम के इन्फिल्ट्रेशन से बनता है। और ये टुनका वेजाइनलिस जो होता है दोनों तरफ होता है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होता है और इसके यह टेस्टिस को प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है। टेस्टिस को प्रोटेक्ट इसलिए किया हुआ है कि टेस्टिस को बाहरी टेम्परेचर, फ्रिक्शन, प्रेशर से रोकता है ना। टुनका वेजाइनलिस जो होता है ये बाहरी प्रेशर, फ्रिक्शन, टेम्परेचर से रोकता है। चूंकि इस टेस्टिस में गैमिट बनता है, स्पर्मेटोजोआ, यही तो गैमिट है जिससे कि फिर जाइगोट और बनता है जो फर्टिलाइजेशन पकड़ाता है। तो ये स्पर्म जो होता है ये बनता है बॉडी से लो टेम्परेचर में और साथ साथ ये सेल होता है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत, इसमें जर्म सेल होते हैं। यहाँ से हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इधर में जो बना हुआ है भास डिफरेंस है ये, और ये आपका ब्लड वेसल है जो इसके अंदर ब्लड सप्लाई करता है। तो इस तरह से आप देखिए यह आपका एक स्क्रोटम है। ये मेल में ये जस्ट पेनाइल के नीचे, पेनाइल और एनस के बीच में होता है ये। और स्क्रोटम में मेन स्क्रोटम का काम है कि टेस्टिस को ये होल्ड किए हुए है। मेन वर्क है ये स्क्रोटम का कि टेस्टिस को होल्ड करता है और टेस्टिस को प्रोटेक्ट दिए हुए रहता है और बाकी इसका कोई फंक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन टू टेस्टिस। तो स्क्रोटम एक कैविटी लाइक एक स्ट्रक्चर हुआ, एक थैला जैसा स्ट्रक्चर हुआ जिसमें यह टेस्टिस इसमें रहते हैं। किसी कारण से इसका साइज एक नॉर्मल फिक्स होता है, किसी कारण से इसका साइज अगर बढ़ गया, इनलार्ज कर गया, उसी को स्क्रोटम स्वेलिंग कहते हैं। अब इसमें इनलार्ज करते क्यों है? इनलार्ज होने का सबसे पहला रीजन, अगर सपोज दैट यहाँ भास डिफरेंस में स्वेलिंग हो गया हो, भास डिफरेंस में इन्फ्लामेशन है, तब भी स्क्रोटम का साइज बढ़ेगा। दूसरा, अगर यहाँ पर टेस्टिस है, इसका साइज बढ़ जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो गया जिसको ऑर्काइटिस बोलते हैं। तो ऑर्काइटिस हो गया या फिर इपिडिडाइमिस में इन्फ्लामेशन हो गया, इपिडिडाइमाइटिस बोलते हैं। तो इपिडिडाइमाइटिस में या ऑर्काइटिस में भी इन्फ्लामेशन होगा, तब भी स्क्रोटम का साइज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इसके अराउंड में कोई इन्फ्लामेशन हो गया, तब भी स्क्रोटम का साइज बढ़ेगा। टुनका वेजाइनलिस में अगर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा तब भी साइज बढ़ जाएगा। वाटरी फ्लूइड आया तो हाइड्रोसिल बोलते हैं, ब्लड भर गया हीमोसिल बोलते हैं, पस भर गया पायोसिल बोलते हैं, स्पर्म भर गया स्पर्मोसिल बोलते हैं, वेन का डायलेटेशन हो गया वेरिकोसिल बोलते हैं। यानी एक तरह नहीं ना, कई तरह की बात होती है इसमें। और साथ साथ इसमें ट्यूमर हो गया हो, कोई मास हो गया है, कोई सिस्ट डेवलप कर जाता है, तो ये सारे के सारे स्क्रोटम स्वेलिंग के कारण हैं। देखिए ना, एक नहीं कारण होते हैं, या तो भास डिफरेंस का डिजॉर्डर्स, एपिडिडाइमिस का डिजॉर्डर्स, टेस्टिस का डिजॉर्डर्स, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर टिश्यू का डिजॉर्डर्स, या फिर टुनका वेजाइनलिस का डिजॉर्डर्स, या कोई सिस्ट और मास का डिजॉर्डर। अलग अलग तरह के इसमें आपको
कंडीशन होता है और इसके वजह से स्वेलिंग होता है। या तो स्वेलिंग एक तरफ हो सकता है या दोनों तरफ हो सकता है, राइट या लेफ्ट या बोथ। ये डिपेंड करता है कॉज पे। और अगर इस स्वेलिंग में अगर बाय द वे कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये तो आपको ऑलवेज बायलेटरली मिलते हैं। ये है आपको कॉज स्वेलिंग का। इसमें सिम्टम की बात करेंगे तो अगर कोई इन्फ्लामेशन का सिम्टम होता है ना, तभी इसमें दर्द होगा। इन्फ्लामेशन अगर नहीं होगा तो दर्द इसमें बहुत कम होंगे या ना के बराबर होंगे। तो इन्फ्लामेटरी केस में दर्द होता है। दूसरा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होंगे डक्ट वगैरह में तब थोड़ा सा दर्द होता है इसमें, लेकिन इसके बाद बाकी कंडीशन में पेन नहीं होता है। इन्फ्लामेशन में बताया आपको, जितना भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की बात होगी उसमें आपको दर्द होंगे। पायोसील में, हीमोसील में, इस सब में आपको दर्द होता है। इंजुरी हो गया है तब भी दर्द होता है। ये सब पेन मिलेंगे आपको। टच करने पे आपको हार्डनेस भी रहेंगे। हार्डनेस कब होता है? हीमोसील में, स्पर्मोसील में, पायोसील में, ट्यूमर में या सिस्ट में। ये सब में आप जब इसको देखेंगे पालपेट करके तो इसमें आपको हार्डनिंग नजर आ जाएगा। और अगर हाइड्रोसील अगर सिर्फ रहता तो टॉस से हम लोग ट्रांस इल्यूमिनेसी टेस्ट करके देख सकते हैं। उसमें ट्रांस इल्यूमिनेसी आपको मिलेंगे, लेकिन तो एक ही वो में ना सिर्फ, बाकी में तो नहीं। क्योंकि इलाजमेंट के तो बहुत सारे कारण हैं, स्वेलिंग के बहुत सारे कारण हैं। तो इस तरह से हमको पहला साइन तो है वो। और इसका कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो स्वेलिंग होने से हो सकता है कि टेस्टिस में प्रेशर लगे, और हो सकता है कि टेस्टिस में प्रेशर लगने के कारण स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो सकता है। सीमेन फॉर्मेशन में डिफिकल्टी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि स्वेलिंग हुआ तो स्पर्मेटोजोआ की कमी हो जाती है। बहुत लोग की क्वेश्चन आता है ऐसा कि सर हाइड्रोसिल टेस्टिस का साइज बढ़ा हुआ है या स्क्रोटम का साइज बढ़ा हुआ है, क्या स्पर्मेटोजोआ में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो देखिए, स्पर्मेटोजोआ में दिक्कत कब हो सकता है? इन्फ्लामेशन में, इन्फेक्शन में, ऑब्स्ट्रक्शन में। बाकी ऐसा सिंपल अगर कोई हाइड्रोसिल हो गया हो तो वह सब में आपको कभी भी स्पर्मेटोजोआ में दिक्कत नहीं होती है। स्पर्मेटोजोआ बनते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? तो इसके लिए सबसे बेस्ट है USG ऑफ स्क्रोटम। इसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस कारण से स्वेलिंग है। अल्ट्रासोनोग्राफी कराने से कंफर्म हो जाता है। इसके बाद ब्लड टेस्ट में MF टेस्ट कराते हैं, माइक्रोफैलेरिया का टेस्ट कराते हैं। अगर फैलेरिया की वजह से होगा तो रहेंगे पॉजिटिव, वरना नहीं रहेगा। TCDC कराते हैं, अगर इसमें पता लग जाएगा कि इंजुरी, इन्फेक्शन किस कैटेगरी का है, ये आपको TCDC से पता लग जाता है। ब्लड शुगर रूटीनली जांच है, इसलिए करके देख सकते हैं उसको। सीमेन एनालिसिस करके देख सकते हैं, या सीमेन का कल्चर भी देख सकते हैं। इससे ये पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन के बारे में, और सीमेन एनालिसिस से पता लग जाएगा कि स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं। स्वेलिंग के साथ साथ ये पता लगाना भी जरूरी है। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी ये भी हम लोग कराते हैं। इससे कम से कम इन्फेक्शन वगैरह के बारे में पता लगेगा। तो ये आपका हो गया इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट की जहाँ बात करते हैं, अलग अलग तरह के इसमें ट्रीटमेंट है, क्योंकि अलग अलग कॉज हैं। एक जैसा कॉज नहीं है। अगर सपोज दैट इंजुरी से अगर हो रहा है तो प्रोटेक्शन देते हैं, वहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स चलाते हैं। अगर बाय द फैलेरिया की वजह से हो तो एंटी फैलेरिया ड्रग्स चलाते हैं। अगर पॉस्ट वगैरह इन्फेक्शन वगैरह बन गए हैं तो वहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबायोटिक्स ग्रुप की दवा देते हैं उसमें लोग। सबसे पहला चीज़ में इंजुरी से प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इंजुरी की चांसेस
बार बार चोट लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर बाय द वे हो सकता है अगर ज़्यादा इंजरी हुआ तो परफोरेशन नेक्रोसिस भी हो जाते हैं इसमें। तो मैनेजमेंट के रूप में हम लोग ये करते हैं कि जो कॉज से हुआ है उस कॉज को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिसिन में अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार दवा देते हैं। इसमें बहुत तरह के दवा होते हैं, रोडोडेंड्रॉन है, लिडम्पाल है, अर्निका है, बेलाडोना है, एपिसमेल है, हाइड्रोकोटाइल है, लेकिन वही है, ऐसे नहीं, जब तक के पता नहीं चलेगा हमें तब तक हम प्रॉपर दवा नहीं चलाते हैं। ये था आपका स्वेलिंग ऑफ स्क्रॉटम। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।